हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट टाइम भी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है गाइस हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिएगा देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनका नाम था डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली की परिकल्पना में क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को कंप्लीट किया था। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो फर्स्ट है डी ब्रॉगली की परिकल्पना। इनकी परिकल्पना क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी जो है वो हाइजेनबर्ग है। ठीक है, ये वैज्ञानिक है, तो इनका अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर एटम का एक नया मॉडल सन 1920 के आसपास प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इन दोनों की के आधार पर, ठीक है, इन दोनों के प्रिंसिपल के आधार पर एक एटम का एक नया मॉडल 1920 में के आसपास प्रस्तावित किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में घूमता हुआ ना मानकर किसी विशेष स्थान में पाए जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पर बल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये घूमते हुए न रहते, मतलब कि यहाँ पर इस तरह घूमते हुए ना रहकर एक विशेष स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता पर बल दिया गया है। ठीक है, उनका कहना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते हुए नहीं रहते, जबकि एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले हम। तो क्या कह रहा है कि किसी एटम में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग को श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉनों के तरंग गुणों को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दो वैज्ञानिक थे, उनके आधार पर एक मॉडल तैयार किया गया एटम के लिए। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को एक ऑर्बिटल में घूमता हुआ ना मानकर किसी विशेष स्थान पर पाए जाने पर बल दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में जो श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि एटम में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है उनका परिकलन करने के लिए, ठीक है, उनका परिकलन करने के लिए उन्होंने एक क्या दिया, एक समीकरण दिया, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इतनी बताइए समझ में। अब हम आगे देखेंगे। तो उस इक्वेशन का नाम है ये डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पर याद करने के लिए किस तरह से करना है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। यहाँ पर प्लस करना है और 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई वी जाई अपॉन 0। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है आपको। ठीक है, आपको तीनों चीज़ों को यहाँ ऐड कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम चीज़ें आ जाएगी, यहाँ पर एक्स वाई और जेड चेंज हो जाएगा और इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, मतलब ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो आप बाकी का जो इक्वेशन है वो काफ़ी आराम से बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से प्रदर्शित की गई हैं। जहाँ पर क्या करें, जो एक्स वाई और जेड है वो क्या है, एक निर्देशांक है। ठीक है, स्पेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे जो एम क्या है, यहाँ पर जो एम है देखिएगा, ये जो एम है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो एच है वो क्या है, प्लांक स्थिरांक है। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट। यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये जो ई यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है तो ये क्या है, टोटल एनर्जी है। अब यहाँ पर जो वी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पर जो जाई है वो क्या है, इसको हम तरंग फलन या वेव फंक्शंस के नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना है समझ में। अब डेरिवेटिव्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनर्जी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, वी है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हम आगे देखेंगे। ऊर्जा क्या है यहाँ पर, और गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी को हम ऊर्जा से, इसको काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इतना है समझ में। अब यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, v है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है। अब इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर एम वी क्या है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये, और यहाँ पे वी जो क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? इतना इतना आपको याद कर लेना है। याद के मतलब कि यहाँ पर काइनेटिक और इसको आप याद कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों के मान रख लेना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मान आपको याद कर लेना है, पोटेंशियल एनर्जी का तो यहाँ पर आपको पता ही है वी है, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी को निम्न प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिएगा 1/2 mv² बराबर, इसको आप ऐसा नहीं लिख रहे, मतलब कि यहाँ पर जो 2 लिखा स्क्वायर लिखा है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 ये सेम लिख दिया हमने, m लिखा, और इसको आप अलग अलग लिखेंगे m.mv² और यहाँ पर अपॉन में m। अब इसको आप इतना सारा न लिखकर इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 mv का स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर मतलब इतना सारा न लिखकर आप इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। आया समझ में? फिर इसको उठाकर हमने यहाँ पर ले लिया शॉर्ट में 1/2 mv², ठीक है। यहाँ से जो m है वो अपॉन हट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा mv, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पर जो है इतना सारा न लिखकर आप 2m यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। इतना सारा न लिखकर आप क्या लिख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको इतना सारा न लिख के आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एम की वैल्यू को डी ब्रोगली समीकरण यानी एम वी को बराबर h/del से प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए एम वी के बदले में आपको क्या लेना है, यहाँ पर h/del लेना है, ठीक है। तो सेम चीज़ें हमने यहाँ पर उतार दी, ठीक है। अब एम वी स्क्वायर के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एम वी के बदले में आप लेंगे ये, तो यहाँ पर ये ले लिया और इसका जो स्क्वायर है यहाँ पर आ गया अपॉन 2m, ठीक है। यहाँ देखेंगे सेम चीज़ें यहाँ पर उतार देंगे हम। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से आपने h² ले लिया और इन सारी तीनों चीज़ों को आपने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर 2, ये इधर स्क्वायर में था तो यहाँ पर भी आ जाएगा, तो λ² m, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में क्या ना था 1/2 mv² + v, ठीक है। इसको आप जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको आप इतना लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ ये वाला जो मान है आप यहाँ लिखेंगे और जो प्लस में v था वो v, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी v थी हमारे पास। इसको हमने इसका मान नहीं आया है तो हमको यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इन दोनों को यहाँ आगे लिख लेना है और इसको इस तरह से यहाँ रहने देना है, ठीक है। आप इसको इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिएगा ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। del² हमने यहाँ से उठा लिया और ये सारी चीज़ें जो है क्या क्या बच गया हमारे पास, अब e भी बच गया, h² 2m बच गया, ठीक है। तो h² तो यहाँ पर रह जाएगा, 2m आप कोष्टक में लगा कर और इन दोनों को भी कोष्टक में लगा कर रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। आगे देखेंगे। अब आगे कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति में घूमता है इसके लिए x दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम सिर्फ मतलब कि सिर्फ x दिशा के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। हमको तीनों दिशा के लिए निकालना है x, y और z। तो अभी हम फिलहाल किसके बारे में निकालें, किस दिशा में के बारे में, तो x के बारे में। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर 4 लेंगे, ठीक है। अगर हम तीनों दिशा के बारे में लिखेंगे तो होगा 8, जैसे कि हमने आगे लिखा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ x डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं तो इसको हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है, x का, और इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 6 इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 5 से, यानी समीकरण 5 से del² की वैल्यू को समीकरण 6 में रखने पर, तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ यहाँ पर दी गई है, इसको हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और इसका जो मान है इसके बाद यहाँ पर रखने पर, ठीक है, मतलब कि डेल की वैल्यू को समीकरण 6 में रखने पर, तो हम इसको इस तरह से लग सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे डेल की वैल्यू थी क्या, तो यहाँ पर तो देखिएगा del² का मान क्या आ गया था हमारे पास, h² अपॉन 2m और ev, ठीक है। इसको आपको समीकरण नंबर 6 में रखना है, तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर साइड आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ें लिखी गई है। फिर अब आप आगे देखेंगे, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं तो इसको आपको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो 4π², ठीक है, इतना लिखा आपने, यहाँ से जाई हट जाएगा, ठीक है, और ये 2m और इसके बदले में h², ठीक है, अपॉन में h² लिख लेंगे। सेम चीज़ें यहीं आ जाएगी। समीकरण नंबर 7 लिखेंगे इसको,
अब जैसे कि देख लीजिएगा हमने क्या यहाँ पर किसका मान निकाल लिया, हमने एक्स डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब हमको तीनों अक्षों के लिए निकालना है, तो यहाँ पर देखिएगा फिर से एक्स अपॉन और यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर 2m। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से हम भाग कर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है। और यही सेम चीज़ें अब तीनों अक्षों के लिए निकालना है, तो उसके लिए देखिएगा सेम चीज़ें जो श्रोडिंगर इक्वेशन था, x के लिए, y के लिए, z के लिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो टॉपिक है एंड होता है। काफ़ी ईजी सा है, आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।